222 का फर्स्ट यूनिट है आपका कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हमने क्या कर रखा है, जो भी हमारी लाइब्रेरी में सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनका कैटेगराइजेशन कर रखा है। यानी कि जो भी हम डॉक्यूमेंट लेके आते हैं उनको हमने बांट रखा है कुछ कैटेगरीज में, है ना। हमारे पास कुछ वे होते हैं जिस वे में हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, मैक्रो, माइक्रो एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, आप स्ट्रक्चर जो होता है ना फर्स्ट उसमें ही देखना, ठीक है, जो स्ट्रक्चर वाली चीज है उसी में देखना। 1.2 में आपको दिख जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि 1.2.7 से लेके 1.2.11 तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 11 तक पूरा। 1.2 में जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। प्राइमरी सोर्स से लेके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। स्ट्रक्चर वाला पार्ट खोल के रखो और वहां पे टिक करते जाओ, ठीक है। स्ट्रक्चर वाला पार्ट खोल के वहां पे टिक करो, ठीक है। जो पहले में रहता है ना इंडेक्स, पहला जो पेज होता है वहां पे दिया होता है क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, उसी में टिक कर दो। उसके बाद आपका आता है इनमें से ग्रोगन, बॉनन स्मिथ, गिल्जर स्मिथ और ये सुब्रमण्यम, इनमें से ना चारों में से एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एक कर लो आप, ग्रोगन का कर लो, ठीक है, और वही करके आप सारा रिपीट कर देना। दूसरी बात, इसको भी कैसे करना है, मतलब इतना कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज क्या क्या होते हैं ये याद करना है, 10-10, ठीक है। जब आप खोलोगे प्राइमरी सोर्स उसमें ही पहले में ही आपको मिल जाएगा कुछ नेम। प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं उनके नाम याद कर लो। और उसके बाद ग्रोगन में जो कमेंट कर रखा है, कमेंट में उन्होंने जो जो मिस्टेक्स कर रखी है उस मिस्टेक्स के बारे में ना एक्सप्लेन कर रखा है, उन मिस्टेक्स को याद कर लो। एक कर लो, बाकी सब रिपीट कर देना, इतना किसी को ध्यान में नहीं रहता। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका कैटेगराइजेशन बाय रंगानाथन, ठीक है। तो सेम चीज जो आपने ऊपर पढ़ा है अभी, मैक्रो, माइक्रो और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, वही चीज जो है कैटेगराइजेशन बाय रंगानाथन है। तो ये दोनों चारों चीज आप रंगानाथन में दे दोगे, बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी आता भी नहीं है। लक अच्छा होता है तो ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में आपका। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो तो वो मेरे से पूछ लो, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक ना समझ में आता हो तो वो भी पूछ लो। सेकेंड चैप्टर में जो आपका इम्पोर्टेंट है, ओहो, सेकेंड चैप्टर में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें आपको प्राइमरी सोर्स पूरा पढ़ना है। आप वहां से चाहे पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, ठीक है। तो सेकेंडरी इसमें जो है प्राइमरी सोर्सेज के बारे में है यूनिट 2 आपका, कि प्राइमरी सोर्स क्या क्या होते हैं। और यहीं से आपको 10 याद करने हैं, मैंने बोला था ना, जो नेम याद करने हैं प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर के अंदर। प्राइमरी पीरियडिकल्स, रिपोर्ट्स, एंथोलॉजीज ऑफ पेपर्स, मोनोग्राफ, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब प्राइमरी सोर्सेज हैं, ठीक है। और इन्हीं में से आपको 10 याद करना। 1 लाइन में, ठीक है, मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स सबसे पहले क्या होता है, जहाँ से आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। पहली पहली बार वो चीज़ आई है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इससे पहले आपने कहीं नहीं देख रखी, कहीं नहीं छप रखी है, पहली बार देखने को आ रही है, पहली बार मिल रही है लोगों को, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, प्राइमरी सोर्सेज हो जाती है, ठीक है। और प्राइमरी सोर्स से निकल के ही सेकेंड हैंड सोर्स बनती है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला के जो सोर्स बनती है वो होती है, जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो होती है हमारी टर्सरी सोर्सेज। इतना क्लियर है? फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड एंड बोथ, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सोर्सेज आपका जो होता है, 1 मिनट रुकना, ठीक है।
आवाज कम कर लो बेटा। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स में मैंने बता दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या क्या होती हैं, जहाँ से आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड न्यूली जनरेटेड इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, तो वो प्राइमरी सोर्सेज हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ से आपको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, यानी कि प्राइमरी को तोड़ मरोड़ के कुछ नया बना के और कुछ नया उसको यूज़ करके कुछ और मॉडिफाई कर दिया उसको, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाती है। और दोनों को मिला के जब एक सोर्स बनाते हैं तो वो टर्सरी सोर्स हो जाती है, या फिर मिला के बनी हूँ या फिर उसको रिकमेंड कर रही हूँ। जैसे कि सेकेंडरी सोर्स वो भी होती हैं जो प्राइमरी सोर्स को रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। अब इसके अंदर आपकी आती है प्राइमरी पीरियोडिकल्स। तो वो पीरियोडिकल जिसमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन होंगी वो प्राइमरी पीरियोडिकल्स होते हैं। और पीरियोडिकल्स क्या होती हैं, जिनकी एक पीरियोडिसिटी होती है, एक डेफिनेट पीरियड पे आती हैं, जैसे कि आपकी मैगजीन्स हो गई, जर्नल्स हो गए, सीरियल्स हो गए। रिपोर्ट्स आप सबको पता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो हम रिपोर्ट्स लिखते हैं, कोई भी इवेंट हो जाने के बाद जो रिपोर्ट लिखते हैं रिपोर्ट्स में जाएंगी। एंथोलॉजीज ऑफ पेपर्स, ये मुझे अभी याद नहीं है। कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, किसी भी कॉन्फ्रेंस की जो डॉक्यूमेंट होगी कि कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ है ना, कौन कौन आए थे, कौन कौन प्रेजेंट थे, किसने क्या बोला, एवरीथिंग कॉन्फ्रेंस के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेगी और क्या कंक्लूजन निकला, क्या ऑब्जेक्टिव थे, एवरीथिंग, तो कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट होती हैं। मोनोग्राफ्स कौन बताएगा मुझे, कोई बता सकता है मोनोग्राफ्स? हम्म, बिल्कुल। किसी सिंगल सब्जेक्ट पे एक सब्जेक्ट में जो एक सब्जेक्ट को जो भी चीज़ कवर कर रही हो, एक सब्जेक्ट की ही बारे में बात कर रहे हो, तो वो मोनोग्राफ्स कहलाती हैं, ठीक है। छोटी सी डॉक्यूमेंट होती है और वो बेसिकली एक सब्जेक्ट पे रहती है, एक सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड रहती है। उसके बाद एक ट्रिटीज भी होती हैं आपकी। ट्रिटीज क्या होती हैं, जो एक टॉपिक पे बेस्ड रहती हैं, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर उसमें सब कुछ कवर किया होता है। रिपोर्ट के बाद क्या बोला, बहुत आगे बढ़ गई हूँ मैं, थोड़ा सा आप देखना, रिकॉर्डिंग अगर मैं दे दूंगी तो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। पेटेंट्स क्या होते हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशन, कोई भी जो पब्लिकेशन होगी जो ऑफिशियली पब्लिश्ड होती है, कोई भी डिपार्टमेंट पब्लिश करती है तो वो ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है। और पेटेंट्स आपकी क्या होती है, जो भी डिस्कवरी होती हैं, ठीक है, उसका जो राइट हम लेते हैं, कोई भी इन्वेंशन हम करते हैं या कोई भी डिस्कवरी हम करते हैं, तो उसका ऑफिशियल राइट जो हम लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से, तो वो राइट जो होती है वो पेटेंट्स के थ्रू हमें मिलती है, पेटेंट हमें करवानी होती है, वही होती है पेटेंट्स, ठीक है। एक होती है कॉपीराइट, कॉपीराइट में जो होती है क्रिएटिविटी के लिए कॉपीराइट होती है, जैसे म्यूजिक हो गई, कविता हो गई, आपकी बुक हो गई, ठीक है, किसी ऑथर ने कर दी तो वो आपकी हो जाती है कॉपीराइट। और पेटेंट्स आपकी हो जाती है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के लिए। उसके बाद स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स एक चीज़ होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है एक स्टैंडर्ड, किसी भी चीज़ को जो देखने का या नापने का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कि मतलब इस स्टैंडर्ड पे वो खरा उतरेगा तो ही वो ठीक है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड अगर हॉलमार्क वाला जो भी स्टैंडर्ड उसका होता है, उस स्टैंडर्ड पे अगर खरा उतरा तो वो गोल्ड असली है। तो स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, जिसको एक तरह से आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इज द रूल एंड रेगुलेशन, जिसके ऊपर खरा उतरना ही होता है सबको। उसके बाद आपकी आती हैं ट्रेड लिटरेचर, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। ट्रेड लिटरेचर याद है किसी को? आई थिंक जो मेडिसिन के डब्बे में मिलती हैं उनको शायद बोलते हैं, है ना, ठीक है। नहीं नहीं, ट्रेड लिटरेचर जो होती हैं वो ट्रेड के पर्पज से होती हैं। हम्म, हाँ 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 हाँ, मतलब अपने ट्रेड के बारे में हाँ, बिल्कुल, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसमें होती है, अपने ट्रेड जो भी ट्रेड होता है उनका, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक पर्ची में लिख के
डाल के दे देते हैं तो वो ट्रेड लिटरेचर कहलाती है। थीसिस एंड डिजर्टेशंस, थीसिस आपकी जो पीएचडी वर्क करते हैं उनको थीसिस लिखनी होती है, अपनी इन्वेंशन के बारे में पूरी थीसिस लिखनी होती है, वो थीसिस कहलाती हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, सिंपली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है आपकी। उसके बाद रीप्रिंट्स, रीप्रिंट्स और प्री प्रिंट्स दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई बता सकता है किसी ने पढ़ा है तो बोलो। रीप्रिंट्स, रीप्रिंट्स क्या होती हैं? हर सुना। पक्का ना, क्योंकि मैं रीप्रिंट्स और प्रीप्रिंट्स में, हाँ हाँ, वो रीप्रिंट्स और प्रीप्रिंट्स में थोड़ी सी में, एक रीप्रिंट्स होता है एक प्रीप्रिंट्स होता है। एक चीज़ जो होती है वो प्रिंट करने से पहले ली जाती है और एक चीज़ जो होती है वो प्रिंट करने के बाद मांगी जाती है। हाँ ठीक है तो बिल्कुल बिल्कुल, देखो रीप्रिंट्स जो होती हैं आपकी, रीप्रिंट्स और प्री प्रिंट्स दो चीज़ें होती हैं। तो रीप्रिंट जो होती हैं वो आफ्टर प्रिंटिंग, आफ्टर पब्लिकेशन, जब आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी तो उस ऑथर को उसकी पब्लिकेशन की एक कॉपी जो होती है वो भेजी जाती है, मतलब खुद कुछ कॉपी उनको दी जाती है ताकि वो खुद पढ़ें, दूसरों से भी पढ़वाएं, है ना, कुछ फ्री में भी वो दूसरों को अपना जिसको बांटना चाहते हो बांट दें। तो थोड़ा सा ना उनको फ्री कॉपीज प्रोवाइड की जाती हैं आफ्टर पब्लिकेशन, वही होती है रीप्रिंट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन लीफलेट आप सब जानते हो, एक लीफलेट यानी कि एक पेपर या फिर एक पैम्पलेट टाइप होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि आप बोल सकते हो जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन लीफलेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा प्री प्रिंट्स, प्री प्रिंट्स मैंने बताया कि जो भी चीज़ें आप टाइप कर, मतलब जो भी चीज़ें आप पब्लिश करवाना चाहते हो। ज़्यादा हो रही है। हेलो, ठीक है, ब्रेक हो तो बता देना तो फिर मैं बीच बीच में ठीक कर लूँगी। ठीक है, प्री प्रिंट्स आपका मैंने बता दिया। प्री प्रिंट्स जो होती हैं वो पहले, मतलब प्रिंटिंग से पहले जो है पब्लिक प्रिंट करके कुछ कॉपी और ऑथर को भेजी जाती हैं ताकि वो चेक कर ले कि कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो वो प्री प्रिंट्स होती हैं आपकी। लेबोरेटरी नोटबुक्स, लैब में जो हम यूज़ करते हैं नोटबुक, वो लेबोरेटरी नोटबुक। डायरी सब जानते हो। मेमोरेंडम क्या होती है? प्री प्रिंट, प्री प्रिंट पहले भेजी जाती है, ठीक है, चेक करने के लिए मिस्टेक्स को, और रीप्रिंट्स पब्लिकेशन के बाद भेजी जाती हैं ताकि ऑथर उसको देख सके या फिर किसी को उनको भी प्रोवाइड करना हो, देना हो, थोड़ा सा प्रमोशन करना हो अपने बुक के बारे में तो वो कर सके, ठीक है। उसके बाद आपकी होती हैं डायरीज, डायरीज सब पता है। मेमोरेंडा क्या होता है? मेमोरेंडा जो होता है वो एक शॉर्ट मेमो टाइप होता है, रिमाइंडर टाइप होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। किसी को डिटेल में पता है अगर पढ़ा है आपने तो? हम्म, ठीक है, ये सब तो आपको आता ही है तो फिर क्यों बोल रहे हो बता देने के लिए, बताओ। टाइम वेस्ट होगा आप ही लोग का, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, खाना भी बनाना होता है मुझे। ठीक है, तो इसको तो आपको लोग को पता ही है मेरे ख्याल से, ऑडियो वीडियो पता ही है, मेडिकल को इसमें से सारे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वो कर लो, ठीक है। वो- नहीं, इसमें से कुछ फिक्स नहीं है, आ जाता है 5 नंबर में उठ के कुछ भी, ठीक है। तो एक्चुअली जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स मैंने बता दिया, जो प्राइमरी सोर्स से निकलते हैं, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है इसमें, और प्राइमरी सोर्स को यूज़ करके बना होता है ये।
तो इसमें आ जाती हैं आपकी सेकेंडरी पीरियोडिकल, सिंपली ऐसे पीरियोडिकल जिसमें सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, न्यूली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन ना होगी, बल्कि उनका कुछ मॉडिफिकेशन करके जो पीरियोडिकल्स आती हैं वो आपकी सेकेंडरी पीरियोडिकल्स होती हैं। उसके बाद आपकी बिब्लियोग्राफीज होती हैं। प्राइमरी पीरियोडिकल्स में प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स में सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होगी। और पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, जो भी हमारे मैगजीन जर्नल्स हैं ये सारे पीरियोडिकल्स होते हैं, यानी कि मैगजीन जर्नल्स के अंदर अगर प्राइमरी इंफॉर्मेशन है तो वो प्राइमरी पीरियोडिकल्स हैं, और अगर मैगजीन जर्नल्स के अंदर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है तो वो आपके क्या है, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स है। क्लियर है? उसके बाद आपकी आ जाती हैं बिब्लियोग्राफीज। बिब्लियोग्राफीज होती है लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, जितनी भी बुक्स आपके पास हैं आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है उनकी लिस्टिंग। लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, जो भी रिसर्च हो चुके हैं जिन जिन टॉपिक पे उनकी जो लिस्ट है वो लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाती है, या फिर जो भी रिसर्च ऑलरेडी इन है, यानी कि जो हो रही है, जिस टॉपिक पे रिसर्च चल रही है तो वो आपकी रिसर्च इन प्रोग्रेस हो जाती है। ठीक है, क्यों भाई सब लेफ्ट क्यों करते जा रहे हो? आता है क्या ऑलरेडी? आता है तो भाई फिर मेरा टाइम वेस्ट मत करा करो, ठीक है? ओके, तो उसके बाद हम कहाँ थे, बिब्लियोग्राफीज मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें कुछ बिब्लियोग्राफी होती हैं वो आप लोग पढ़ लेना, नेशनल बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, उसके बाद सिलेक्टिव, ये सारे। हाँ हाँ वैशाली। हाँ, रिसर्च जिस पे हो चुकी है उसकी उसकी भी होती है, और जो ऑन प्रोग्रेस है उसकी भी लिस्टिंग होती है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद आप, हाँ, वो बिब्लियोग्राफी सारे पढ़ लेना, आती है वो, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस सोर्सेस आपकी क्या क्या होती हैं, जो भी चीज़ आप रेफ़र करते हो अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, बीच बीच में जो भी चीज़ें रेफ़र करते हो उनको हम रेफरेंस सोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है डिक्शनरीज, ठीक है, डिक्शनरी हम पढ़ते वक्त जब हमें कोई वर्ड नहीं आता है तो उसको यूज़ करते हैं, है ना, एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं ना उसको, समझ पा रहे हो? तो वो आपकी हो जाती हैं रेफरेंस सोर्सेज। उसके बाद इसके अंदर आपकी आ जाती है हैंडबुक, मैनुअल्स, ये सारी क्या है, डिक्शनरी, हैंडबुक, मैनुअल्स, इंडेक्सेस, डाटा बुक्स, टेबल, डायरेक्टरीज, ठीक है, मैप, रीजनल ईयर बुक, एल्मेनिक्स, मैप्स, एटलासेस, ये सारी आपकी रेफरेंस सोर्सेज हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक है हुजू, ठीक है, बायोग्राफीज, ये सारी चीज़ आपकी क्या है, किसको? एल्मेनिक, हाँ 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 समझ गए समझ गए। एल्मेनिक जो होता है वो ईयरली आता है, ठीक है। और ईयरली किस चीज़ पे आता है, ये उस चीज़ पे बेस होता है, जैसे कि आपके जो पांचांग है, ठीक है, वो एल्मेनिक ही है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, ये कब लग रहा है, और बेसिकली है ना, मतलब सोलर एक्लिप्स और इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी एल्मेनिक में होती है, ठीक है। पूर्णिमा कब पड़ रहा है और ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, annual calendar containing important dates and statistical information such as astronomical data, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डाटा इसके अंदर होती है, हमारे भाषा में तो पंडितों वाली चीज़ें होती हैं इसके अंदर, लेकिन साइंस की भाषा में एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होती हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये सब पढ़ लेना, ट्रीटीज एक, सॉरी, हाँ आप लोगों ने गलत बताया, उस टाइम मुझे लग ही रहा था। ट्रीटीज जो होती है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होती है, ठीक है। ट्रीटीज इज अ लॉन्ग एंड सीरियस पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, जबकि मोनोग्राफ जो होती है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, ठीक है। क्लियर है? ट्रीटीज एंड मोनोग्राफ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना।
उसके बाद आपका आता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, इजी है, छोड़ भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसके अंदर रेफरेंस सोर्सेज और एक वो है क्या कहते हैं डिक्शनरी, और एक और मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कर लेना उसको, क्या था वो, बिब्लियोग्राफिस। ठीक है, इसको कर लेना। उसके बाद टर्सरी सोर्सेज में आपकी आती हैं लाइब्रेरी कैटलॉग, जो भी कैटलॉग्स हम बनाते हैं लाइब्रेरी के बुक को रेफर करने के लिए टर्सरी सोर्स है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, ठीक है, यानी कि बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफी, जितनी भी बिब्लियोग्राफी हमने बना रखी है उसकी फिर से एक बिब्लियोग्राफी बनाना जो होता है वो बिब्लियोग्राफीज कहलाती है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ खास, टर्सरी सोर्स में कुछ भी नहीं है और आती भी नहीं है। उसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन। तो क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन में आप बस एक याद कर लेना, ठीक है, और इसमें जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर के अंदर, एक ना एक का क्राइटेरिया वो पूछेंगे, बाकी छोड़ के जाने तो छोड़ के चले जाना, वैसे इजी है। तो इसके अंदर ना सबके बारे में आपको, इसका पास्ट रिकॉर्ड, मतलब पास्ट इसका कैसा था, है ना, उसके बाद अथॉरिटी किसके पास है, स्कोप क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, अरेंजमेंट कैसे कर रखा है हमने इसके अंदर, जैसे डिक्शनरी की अरेंजमेंट कैसी होती है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट होती है, वर्ड टू वर्ड अरेंजमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इवैल्यूएशन में आपको बताना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपके पास सोर्सेज है उनके बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा, अगर आप उतना ही पढ़ लोगे कि पास्ट रिकॉर्ड अगर कभी ज़रूरत पड़े करने का और आपको करना पड़े, तो आप वो जो स्ट्रक्चर में दे रखा है पास्ट रिकॉर्ड फॉर्मेट, है ना, स्ट्रक्चर, है ना, अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें डाल डाल के और अपने मन से भी बना के आ जाना। ठीक है, समझ में आई। उसके बाद आता है आपका ह्यूमंस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि अब आपका ह्यूमंस आ जाता है, पहले डॉक्यूमेंट्री सोर्स हमने पढ़ा अभी तक, और अब हम नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 5 से आपके नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स शुरू हो गए हैं, जिसमें कि आपका पहला है ह्यूमन। जो ह्यूमन है वो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट ये नॉन डॉक्यूमेंट्री है। और उसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है, इंफॉर्मेशन जनरेटर, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल आ जाता है, इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के बारे में बताना होगा। और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशन जनरेटर, गैदरर, जो जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जनरेटर हो जाते हैं, जो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर गैदर करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन गैदरर्स, कंपाइलर्स जो कंपाइल करेंगे इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर जो इंफॉर्मेशन को बांटने का काम करते हैं, जैसे हमारी लाइब्रेरीज़ में जो भी स्टाफ है वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। लेकिन आप लोग पढ़ लेना, जैसे टीचर हो गए इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर का काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंडेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। इंफॉर्मेशन कंडेंसर कौन होते हैं, जो इंफॉर्मेशन का आपको छोटा करके देंगे, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है उसको छोटा करके देंगे, तो वो इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स होते हैं। उसके बाद पेरिफेरल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल में अगर हम आएंगे, तो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल में क्या क्या कौन कौन लोग आ जाते हैं प्रोफेशनल की अगर बात करें तो। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, और अब ये है पेरिफेरल में आपके कौन कौन आ जाएंगे, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, एक्सपर्ट्स, ये सारे कौन है, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स हैं। इंफॉर्मेशन इनका प्रोफेशन ही है इंफॉर्मेशन को आगे तक ले जाना। क्लियर है यूनिट 5 आप लोग को, बहुत ईजी है। ठीक है, कंपाइलर, कंपाइलर तो देखो जो इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं वो इंफॉर्मेशन कंपाइलर हो जाते हैं, जैसे कि आपके इसके अंदर हो जाएंगे एडिटर हो जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ ट्रांसलेटर हो जाते हैं जो ट्रांसलेट करेंगी। उसके बाद कंपाइल करते हैं, जैसे कि कोई पिक्चर्स वगैरह कोई ऐड करता है, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है इंफॉर्मेशन कंपाइलर के अंदर। ठीक है, और क्या बोलो, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या होते हैं, एक वेल नोन पर्सन होते हैं अपने इंस्टीट्यूट के,
उनको उस फील्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेडिकल लाइन में भी एक टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर होगा जिसको मेडिकल लाइन की सारी इंफॉर्मेशन होगी। लॉ के जो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर होंगे उनको लॉ के नॉलेज होगी। ठीक है, मतलब एक वेल नोन पर्सन होते हैं जिनको अपने फील्ड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है उनके पास। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उनसे होकर गुजरेगी। ठीक है। इनविजिबल कॉलेज तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बता रखा है कि इनविजिबल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आप लोग को कि इनविजिबल कॉलेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, ना इसमें कोई कॉलेज है ना कुछ भी है। ठीक है, इसमें कॉलेज वगैरह मत लिख के आ जाना। इनविजिबल कॉलेज सिंपली ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और पीपल मतलब बहुत इन्फॉर्म्ड पर्सन, जैसे कि आप बोल सकते हो रिसर्च स्कॉलर हो गए, साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, और ये इनकी एक ग्रुप होती है जो कि एक फॉर्मल फॉर्मल की, और दूसरा क्या होता है इनफॉर्मल बोल। तो इनफॉर्मल मीटिंग पे मिलते हैं, जैसे कि हो सकता है कि सारे स्कॉलर जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त फिर लंच हो, मतलब कुछ लंच हुआ तो वो लोग कैंटीन में आपस में मिले और किसी भी रिसर्च के ऊपर बात करने लगे, और करते करते कुछ न्यू निकल के आ गया, कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के मिली। ठीक है, तो ये इनविजिबल कॉलेज ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि इनफॉर्मल मीटिंग पे मिलके कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं और उससे कुछ न्यू आइडिया जनरेट होती है। ठीक है, कहीं पे भी मिल सकते हैं, चाय पे मिल सकते हैं, घूमते वक्त मिल सकते हैं, कहीं पे भी, इनका कोई फिक्स नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो यूनिट 5 कंप्लीट है ना आप लोग का? ठीक है, यूनिट 6, यूनिट 6 और जो यूनिट 6 पे यूनिट 6 है आपका इंस्टीट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन अब हमारा आता है, आवाज आ रही है? इंस्टीट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने नॉन डॉक्यूमेंट्री में ह्यूमन पढ़ा, अब हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ दैट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ, समझ रहे हो ना, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, वहाँ से बहुत सारे सोर्सेज निकलते हैं इंफॉर्मेशन की। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल एजेंसीज, जो भी इंटरनेशनली एजेंसीज होती हैं और काम कर रही होती हैं, वो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आप सब जानते हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और कैसे ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। लर्न सोसाइटी, लर्न सोसाइटी क्या है? एक ऐसी सोसाइटी जो कि सीखने के और अग्रसर है। ठीक है, वो सीखना चाहती है, वो नई नई चीज़ करती है, वो टेक्नोलॉजी को समझना चाहती है, न्यू मतलब न्यू मॉडर्न एरिया में कदम से कदम मिला के चलना चाहती है, वो होती है हमारी लर्न सोसाइटी। ठीक है, वो लोग आपस में बातचीत भी करते हैं ना, तो हम लोग जैसे चुगली नहीं करते हैं, वो लोग इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं। ठीक है, तो वो लर्न सोसाइटीज़ हो जाती हैं, हमारी सोसाइटी की तरह नहीं होती। नहीं, हम भी लर्न सोसाइटी हैं अभी, है ना। उसके बाद पब्लिशिंग हाउस, जो भी पब्लिशिंग हाउस होती है जहाँ से बुक्स पब्लिश होती हैं, वो आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रेस, प्रेस सब समझ रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस जो भी है, जहाँ से आपकी न्यूज़पेपर वगैरह छपती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है ना, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन यानी कि जहाँ से आपकी टीवी, रेडियो और ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट होती हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होती हैं। ठीक है, म्यूजियम सब जानते हो। आर्काइव्स, आर्काइव्स क्या होती हैं? काइंड ऑफ म्यूजियम ही होती है, लेकिन इसमें क्या होती हैं, ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रहण होता है। ठीक है,
इतिहास से रिलेटेड ही चीज़ें होती है इसके अंदर, और दूसरी कोई नहीं। म्यूजियम में कुछ भी हो सकती है, इतिहास से रिलेटेड भी हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, साइंस एंड डेवलपमेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन आर्काइव्स के अंदर सिर्फ हिस्ट्री को कवर किया जाता है। ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? एनजीओज आपकी। ठीक है, जो एनजीओज हैं, ये बहुत बार आता है कि एनजीओज जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। बहुत सारी चैरिटी करती है एनजीओज, बहुत सारी प्रोग्राम रन करती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलाती हैं एनजीओज, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है ना। बच्चों को ग्रोथ के बारे में, ह्यूमन के ग्रोथ के बारे में, है ना, इन्फेंट के ग्रोथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जो कि एक अपने आप में ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो ये आता है, इसको थोड़ा सा कर लेना। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओ कैसे मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्यों और कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मांगता है। या इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही आएगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हाउ। ठीक है। लर्न सोसाइटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हाउ। ठीक है, इसका जवाब देना होगा आप लोग को। क्लियर? बोलो। उसके बाद न्यू यूनिट 7 आपका है मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मीडिया कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? हाँ हाँ हाँ, बोलो। हम्म। कुछ याद कर लेना, कुछ मिनिस्ट्री, जैसे मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो गई, कुछ मिनिस्ट्री याद कर लेना। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स हो गई, तो लिख देना कि ये कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, डिफेंस वाले हमें डिफेंस की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना अपनी तरफ से, बस मिनिस्ट्री कुछ याद कर लेना, खत्म। उसके बाद आता है आपका मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया के बारे में आप सब कर लोगे, ठीक है, कि मीडिया कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कैसे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी करती है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी करती है। दोनों को मिला के आपको लिखना है। कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया क्या क्या है, ये सब आपको पता है। मास मीडिया मतलब जो कि एक मास मीडिया, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो कवर करती हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हो। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब चैनल के थ्रू हम कितने लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न के थ्रू जो न्यूज़ आती है उसके थ्रू आप कितने लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो एक लार्ज नंबर को मतलब करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, वो मास मीडिया कहलाती है। ठीक है, मास मीडिया मतलब सिर्फ न्यूज़ नहीं है। ठीक है, मास मीडिया मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक जाए, वो आपकी मास मीडिया कहलाती है। ठीक है, और मास मीडिया मतलब कुछ भी हो सकता है, सिर्फ न्यूज़ नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि मीडिया है, मास है, यानी कि सिर्फ न्यूज़पेपर। न्यूज़ की बात नहीं होती है यहाँ पे, सब कुछ। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट आपकी क्या होती है? प्रिंट मीडिया, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, ठीक है, मोशन फिल्म्स, सीडी, डीवीडी। जैसे कि एक फिल्म की बात करें, एक फिल्म जब लगती है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक जाती है, और वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वे में आप सारी चीज़ें लिख के आना, कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया याद कर लेना। दैट्स इट। इस चैप्टर में आप सब कुछ खुद से बना के कर सकते हो। क्लियर? मोशन फिल्म, कुछ भी फिल्म्स जो चलती हैं वही होता है ना भाई, मोशन फिल्म्स। पता है किसी को? जो फिल्म्स हम देखते हैं ना बच्चों, वही होती है मोशन फिल्म। मूवी जिसको आप बोलते हो मूवी, टीवी में हो गया या थिएटर, हाँ चल रहा हो, जैसे जो चीज़ हम देखते हैं, अरे जो मूवीज वगैरह हम देखते हैं वो सारी चीज़ें, हाँ वही, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं कुछ, यानी कि इंफॉर्मेशन देने की हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमने अभी तक सोर्स की बात कर दी कि जिन जिन सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को डेसिमिनेट करते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर आपका आता है इंफॉर्मेशन सर्विस। तो सिंपली जो इंफॉर्मेशन को देने की सर्विस है उसको इंफॉर्मेशन सर्विस हम बोलते हैं। इंफॉर्मेशन को बांटने की जो सर्विस है उसको हम इंफॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सर्विस हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन की नीड है, क्योंकि इतनी सारी ग्रोथ हो गई है इंफॉर्मेशन की, इतने सारे डाटाज आ गए हैं, क्या सही है क्या गलत है, रोज इतने इतने सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन की। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीज़ों को मतलब देखना जो है बहुत मुश्किल हो गया। इस वजह से इंफॉर्मेशन सर्विस की नीड है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, कौन कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन नीड की ज़रूरत है? ठीक है, क्या नीड है इंफॉर्मेशन, टाइप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नीड की? तो सबसे पहले करंट इंफॉर्मेशन की नीड है ना, जो करंट में क्या क्या चल रहा है इसकी हमें बहुत नीड होती है इस वजह से। दूसरा एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड। ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब क्या है, थोड़ा सा बताना एक लाइन पढ़ के कोई। एक दो लाइन पढ़ो उसका स्टार्टिंग का। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब कोई यूज़र चाहता है, ठीक है, तो वो एग्जॉस्टिव नीड में जाती है। एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड, जब हमें डेली की नीड की ज़रूरत होती है, डेली इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हम रेलवे में पूछताछ करते हैं कि ये ट्रेन कब जा आ रही है, तो ये हमारी क्या है, एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड है। तो एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड हो गई। ठीक है। या फिर कोई आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि बिरयानी कैसे बनेगी, तो वो हमारी क्या है, एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड है। कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड क्या है भाई, कोई पढ़ो, स्किप हो रखा है दिमाग से। मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि यहीं से कवर कर दूँ आप लोग को। ठीक है, कैचिंग अप इंफॉर्मेशन है। कैचिंग अप इंफॉर्मेशन है जैसे कि आप मान लो आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कुछ संस्कृत की जरूरत पड़ गई है मैथमेटिक्स में, क्योंकि संस्कृत से कुछ निकल के जो है मैथमेटिक्स में ऐड हुआ है, तो आपको संस्कृत की पढ़ने की जरूरत है रिसर्च करने के लिए। तो आपकी वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप संस्कृत में उस टॉपिक पे ऊपर क्या चाहते हो कि मुझे शॉर्ट से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि मेरा काम बन जाए, तो वो कैचिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड हो जाती है आपकी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है? ठीक है, आपका ये इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिव और एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। ठीक है, लिख लो। रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है? पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस होती है। हम क्या करते हैं उसमें, यूज़र को रिस्पॉन्स करते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी वो हमसे मांगते हैं ना उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उनको उनको बताते हैं कि आपका जो जवाब है ये चीज़ है। ठीक है, मेनली यही होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव के 6 टाइप हैं। सबसे पहला आपका आता है प्रोविज़न ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी अगर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको लाइब्रेरी के बारे में पूछता है कि ओपेक कैसे चलाते हैं, कैटलॉग कैसे यूज़ करते हैं, या फिर आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हो, तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी लाइब्रेरी के बारे में पूछेगा जिसको आप प्रोवाइड करते हो। दूसरा आपका है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस के अंदर भी आपके रेफरेंस सर्विस क्या होता है मैंने बता रखा है अभी, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपसे क्वेरीज पूछेंगे उसमें हम दो तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। पहला रेडी रेफरेंस, यानी कि जिसने क्वेश्चन पूछा उसका तुरंत जवाब दे दिया या आधा घंटे के अंदर उसका आंसर हमने उनको दे दिया। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस की उन्होंने क्वेरी किया लेकिन हमें उसको ढूंढने में, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लग रहा है, तो वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होता है। क्लियर? क्लियर? थर्ड है आपका लिटरेचर सर्च, यानी कि कोई किसी भी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, ये डिटेल में मैंने 2 to 8 में बता रखा आप लोग को। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक पे उनको करना है उसकी लिटरेचर सर्च करके निकाल के दे देते हैं।
रिसर्च करने के लिए, ठीक है। असिस्टेंस टू द यूजर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड लाइब्रेरी टूल, लाइब्रेरी कलेक्शन और लाइब्रेरी टूल के बारे में जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं बिना पूछे भी, तो वो असिस्टेंट टू लाइब्रेरी कलेक्शन कहलाता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जब कोई यूजर हमें डॉक्यूमेंट के लिए मांगता है और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, और उनके डॉक्यूमेंट को हम उनके घर तक जब हमारे पास आ जाती है, तब उनके डॉक्यूमेंट को उनके घर तक हम प्रोवाइड कर देते हैं ऑन कुछ सम चार्जेस, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज कहलाती है। क्लियर है, बोलो। उसके बाद हमारी आती है रेफरल सर्विस, जब हमारे पास वो, उसके बाद रेफरल सर्विस जब हमें कुछ क्वेरी पूछते हैं और वो हमें क्लियर नहीं होती है, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, रेफरल सर्विस जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है और हमारे लाइब्रेरी में वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको दूसरे लाइब्रेरी या दूसरे जगह या किसी एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं, जहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन के आंसर्स उनको मिल जाएंगे, तो वो हमारी रेफरल सर्विस कहलाएगी। ठीक है, अपनी लाइब्रेरी में ना देके आउटसाइड द लाइब्रेरी हमने उनको भेज दिया इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर है, ठीक है। अब एंटीसिपेटरी आता है, जो रिस्पॉन्सिव था उसका क्या था कि हमें उसका कोई जरूरी नहीं है, वो जब हमसे पूछेंगे तो ही हम उनके रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। लेकिन एंटीसिपेटरी में हम क्या करते हैं, जो उनके बिना पूछे भी कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी एंटीसिपेटरी कहलाती है। ये एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विस भी कहलाती है, क्योंकि उनके बिना मांगे ही हम उनको दे देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी आ जाती है करंट अवेयरनेस सर्विस, पता है सबको कैश, ठीक है। जो भी चीजें हमारी लाइब्रेरी में करंट में हो रही है उनकी इंफॉर्मेशन देना, डिटेल में बता रखा है मैंने 2 to 8 में, और 2 to 8 से ही इसको करना, करंट अवेयरनेस सर्विस आएगी, इसमें भी आएगी, ठीक है। करंट अवेयरनेस सर्विस के कितने टाइप होते हैं, बोलो। टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस, STI, RIP, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, याद आया किसी को? तो ये सारा 2 to 8 से, हाँ 2 to 8 से पढ़ लेना, करंट अवेयरनेस सर्विस इसमें भी आएगा, ठीक है। एंटीसिपेटरी आ जाएगा, और इनमें से, इन चारों में से एक डिफाइन करने के लिए आएगा, और अधिकतर आ जाता है आपका करंट अवेयरनेस सर्विस को ही डिफाइन करने के लिए। कंडेंसेशन टाइप सर्विस में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंडेंस करके देते हैं, छोटा करके देते हैं, ठीक है। रीडर एडवाइजरी सर्विस में हम क्या करते हैं, रीडर को एडवाइस करते हैं, अगर कोई रीडर, मतलब रीडर एडवाइजरी सर्विस में रीडर के एडवाइजरी के लिए हम उसको बनाते हैं, रीडर को एडवाइस करते हैं कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कुछ साइन वगैरह भी लगा देते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो कुछ रीडर के रिलेटेड ही है, इसको पढ़ लेना। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेट करते हैं, पर्सन को बताते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ पे क्या चीज़ें हमने रख रखी है, एक तरह से अपने लाइब्रेरी के बारे में बेसिकली हम थोड़ी सी उनको जानकारी देते हैं, ठीक है। इनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट जो है इसमें है वो कैश है, कैश को अच्छे से कर लेना, और एंटीसिपेटरी सर्विस क्या है ये, और साथ में कैश, ठीक है। देखो यहाँ पे डिटेल में भी आपकी रेफरेंस सर्विस एंड कैश आपकी डिटेल में है, यूनिट 9 में, यहाँ से आप लोग पढ़ लेना, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, वही चीज़ है, रिस्पॉन्सिव एंटीसिपेटरी डिटेल में यहाँ पे दे रखी है आपको यूनिट 9 में। यूनिट 10 लिटरेचर सर्च, सेम 2 to 8 का पहला चैप्टर पढ़ लेना, लिख लो 2 to 8 का पहला चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बता रखा है, और वहीं से पढ़ना, यहाँ से थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा, वहीं से पढ़ना, मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल, जो 2 to 8 में पढ़ा था वो बिल्कुल सब कुछ लिख के आ जाना। क्लियर है सबको? लिटरेचर सर्च के लिए, लिटरेचर सर्च के लिए। अब आपका आता है ब्लॉक 4 इंफॉर्मेशन यूज एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इसके अंदर जो आपका आता है पहला, यूजर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
इन यूनिट 11 में जो है आपका सबसे पहले यूजर एजुकेशन के बारे में पूछ लेगा कि यूजर एजुकेशन क्या होता है, और इसके मेथड और ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ लेंगे इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, और इसकी आपका लिटरेसी मॉडल पूछ लेंगे, ठीक है। यूज़र एजुकेशन में हम क्या करते हैं, यूज़र को एजुकेट करते हैं। यूज़र को एजुकेट करने का मतलब एजुकेशन उनको नहीं देते, उनको बताते हैं अपनी लाइब्रेरीज़ के बारे में कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लेक्चर मेथड हो सकता है, फिल्म वीडियो दिखा सकते हैं, बुक दे सकते हैं, प्रिंटेड गाइड दे सकते हैं, ठीक है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ओरिएंटेशन दे सकते हैं। तो ये कुछ मेथड होते हैं यूज़र को अपने लाइब्रेरी में बताने का, अपने लाइब्रेरी के बारे में जानकारी देने का, जो कि आपका हो जाएगा यूज़र एजुकेशन। क्लियर है? बोलो। ठीक है, इसके अंदर बस यही है। हाँ, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल कर लेना थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, ये कर लेना थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ देना, स्किप कर देना, क्योंकि आपको मैंने इनफ बता दिया है, इतने में से आपका कुछ ना कुछ फंसेगा ही। तो इधर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो अभी नहीं कर सकते अंजलि, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज हो गया है। एक लाइन में नहीं हो पाएगा अंजलि, थोड़ा सा आप उसको पढ़ना ना, हो जाएगा। और स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो आपको अटेम्प्ट करना नहीं है, तो छोड़ के भी आ सकते हो ना। उसके बाद यूज़र स्टडी याद रखना, पहला चैप्टर था यूज़र एजुकेशन, दूसरा है यूज़र स्टडी। यूज़र स्टडी में आपका क्या कर रहे हो, 12 चैप्टर में यूज़र को आप स्टडी करते हो, ठीक है। यूज़र को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मतलब यूज़र को पढ़ नहीं रहे हो, यूज़र के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या चाहता है, क्या उसको वो सेटिस्फाई हो रहा है हमारे बुक से, लाइब्रेरी से, या नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी स्टडी आप करते हो। इसके भी कुछ मेथड हैं जिनको आपको करना होगा, जैसे कि कुछ रिसर्च टाइप से आप क्या करते हो, उनकी करते हो यूज़र स्टडी। तो सबसे पहले तो आप कैटेगराइजेशन कर लेते हो कि यूज़र कौन कौन से हमारे पास, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हो। उसके बाद उनको स्टडी करते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप अपने लाइब्रेरी में स्टडी करते हो कि कितने सेटिस्फाइड हैं वो आपकी सर्विसेज से, आपके सोर्सेज से, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे ना, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। जितना समझ में आए उसको ग्रैब करो, जितना ना समझ में आए उसको स्किप करो। आप सर्वे कर सकते हो यूज़र स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है, अपने रिकॉर्ड को एनालाइज कर सकते हो, जो भी आपके पास यूज़र के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो, स्टैटिस्टिकल, कुछ स्टैटिकल डाटा बेस, मतलब डाटाज उनसे फिलअप करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं करना आपको इसमें से। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। इसमें आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन की कितनी यूज़ हो रही है उसकी स्टडी करते हो। इंफॉर्मेशन आपकी इनफ यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, कि आपने सिर्फ लेके रख दिया है, उसको कोई यूज़ कर ही नहीं रखा रहा है, ठीक है, बहुत सालों से आपकी लाइब्रेरी में पड़ी है, तो आपकी लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन कितनी यूज़ हो रही है उसकी स्टडी जो होती है, इंफॉर्मेशन यूज़ स्टडी होती है। क्लियर है? ये चैप्टर्स है ना, ऐसा है कि मतलब आप पढ़ोगे और आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। उसके बाद आपका आता है मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 6 में पढ़ा होगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट 2 to 6 वाला, ठीक है। अगर यहां से समझ में ना आए तो 2 to 6 वाला पढ़ लेना। अरे भाई, मार्केटिंग मिक्स क्या होती है बताओ, 4P 7P बता रखा था मैंने। हाँ, वो 7Ps को आप लाइब्रेरी के मार्केटिंग में कैसे यूज करोगे, उसको बस लिखना है अपने भाषा में।
ठीक है, यानी कि बुक आर फॉर यूज। आपकी क्या है, मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या है, पहला लॉ है आपका बुक आर फॉर यूज। बुक को यूज होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या क्या करोगे, इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्वायर करोगे। ठीक है, सेम चीज जो आपने इम्प्लीकेशन पढ़ रखी है ना, 5 लॉज की जो इम्प्लीकेशन पढ़ रखी है उनको ही लिख देना सेम। ठीक है, बुक आर फॉर यूज का क्या मतलब है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या क्या करोगे, बस इतना लिखना है आपको 5 लॉज वाले में। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, अच्छे से चलेगा। 2 to 1 वाला 5 लॉस और इसकी इम्प्लीकेशन एक बार ध्यान में रखना और उसी को लिखना। ठीक है, यहाँ से आप मार्केटिंग मिक्स याद कर लेना। ठीक है, 4P और 7P, पहले 4P था फिर 7P हो गया। और आपके लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, प्राइस आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, प्लेस कैसा लिखोगे कि ऐसा कि सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए प्लेस, प्रमोशन बहुत ज़्यादा करनी होगी, है ना, ऑल तरह की प्रमोशन हम करेंगे। पीपल कौन होंगे, हमारे यूज़र जो कि उस लाइब्रेरी को पढ़े, मतलब उस लाइब्रेरी के सोर्सेज को पढ़ने आएंगे, वो पीपल है हमारे। ठीक है, फिजिकल एविडेंस आप क्या है कि लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का सराउंडिंग कैसा है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, लाइटिंग है प्रॉपर या नहीं है, और प्रोसेस यानी कि कौन सी सर्विसेज और कौन सी सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी को अपने यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दैट इज 7 पीस। ठीक है, कल ही एग्जाम है ना आप लोग का। ठीक है, थैंक यू, हो गया ख़त्म, इतना देर आप लोग ने सुना। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, 3 चैप्टर छोड़ सकते हो। मैं बोलूँगी इसमें से कुछ मत छोड़ना, टॉपिक छोड़ देना जो समझ में ना आए, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं। चैप्टर पूरा पूरा मत स्किप करना, इस वाले पेपर में टॉपिक स्किप करना।